अब हम करेंगे द एक्सरसाइज बुक, द नेक्स्ट यूनिट, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आई मीन। तो अब ये किस बारे में बताता है हमें, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बुक लिखी थी द एक्सरसाइज बुक करके, शॉर्ट स्टोरी है ये, तो उसी के बारे में हमें बताता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। रविंद्रनाथ टैगोर जी का अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का बोर्न जो था वो 1861 में हुआ था बंगाल में, और एक प्रॉस्परस फैमिली में हुआ था। उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। अब टैगोर जी का जो लिटरेरी वर्क है उसमें पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस एंड एसेज भी आते हैं। आपको पता होगा जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, वो भी उन्होंने ही लिखा है, और जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो भी उन्होंने ही लिखा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। अब उनका जो एजुकेशन के प्रति उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा था, उनका जो पर्सपेक्टिव रहा था ना एजुकेशन के प्रति, वो टोटली डिफरेंट रहा था ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि वो हमारे देश को जो है सिविलाइज कर रहे हैं, बल्कि जो इनका था ना ये एक्स्ट्रा करिकुलम पर ज़्यादा फोकस करते थे। मतलब कि एजुकेशन जो है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, उसमें सब कुछ आना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चा हर चीज़ में अच्छा हो, हर सेगमेंट में जो है अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को रीड करना, ठीक है। ये इनकी थी पर्सपेक्टिव। फिर उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट में इनका क्या रोल रहा वो देख लेते हैं। टैगोर जी ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था एज अ थिंकर नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान। अब कैसे, क्योंकि इन्होंने, आपको पता होगा जब रोलेट एक्ट पास हुआ तो जब जलियांवाला बाग में वो इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट, तो इन्होंने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि थी वो त्याग दी थी। एक्सपोजर टू वेस्टर्न कल्चर। अब देख लेते हैं एक्सपोजर, इनको वेस्टर्न कल्चर ने कैसे इन्फ्लुएंस किया, अब हम वो देखेंगे। 17 साल की उम्र में जो है इन्होंने इंग्लैंड 2 बार विज़िट किया, इन्होंने इंग्लैंड विज़िट किया 2 सालों के लिए। अब जब ये 2 साल उधर रहे ना, तो उन्होंने वहाँ के सोशल कंडीशंस को इंडिया के सोशल कंडीशंस से जो है कंपेयर किया, ठीक है। उन्होंने वहाँ की सोसाइटी को एवेलुएट किया, वहाँ की सोसाइटी को ऑब्जर्व किया और यहाँ की सोसाइटी को ऑब्जर्व किया। वहाँ पे विमेन की कंडीशन को देखा, यहाँ पे विमेन की कंडीशन को देखा। वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कास्ट प्रेजुडिस जैसा कुछ भी नहीं है, कास्ट हायरार्की नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स होते हैं, बट लेकिन स्टिल वहाँ पे कास्टिज्म की तरह जो है इतना एक ओप्रेसिव सिस्टम नहीं था, ठीक है। सेम जो है यहाँ की पैट्रियार्कल सोसाइटी और वहाँ की पैट्रियार्कल सोसाइटी, उनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बट फिर भी वहाँ की पैट्रियार्कल सोसाइटी जो थी वो इंडिया से बेटर थी, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट आया तो वो 1600-1700 के आसपास जो है वहाँ से जो है आइडियाज़ डेवलप होने लग गए थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था और ये सारी चीज़ें, तो उनका इफ़ेक्ट जो है अदर यूरोपियन नेशंस पे भी पड़ता था। कंसर्न्स अबाउट विमेन इन इंडियन सोसाइटी। His writings often addressed issues such as the status of women, education for girls, child marriage and the challenges faced by women in a patriarchal society. अब क्या कहता है, क्योंकि इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मीन्स पितृसत्तात्मक जो है देश है हमारा। हमारे देश में विमेन को जो है मेन से थोड़ा सा नीचे दर्जा दिया गया है, ठीक है। विमेन को सिर्फ इतना ही काम दिया गया है कि वो घर पे रहे और बच्चे पाले, बच्चे पैदा करे, यही उनका रोल रहा है, ठीक है, जैसे कि यही एक मेन उनकी लाइफ का पर्पस हो। तो अब उनकी जो राइटिंग्स हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की, वो विमेन के स्टेटस को, गर्ल्स की एजुकेशन को, चाइल्ड मैरिज को, पोलीगैमी को, इन सब को तरफ जो है हाईलाइट करती है। अब इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है उस पे आते हैं, जो कि है, जिसका नाम है एक्सरसाइज बुक। अभी जो द एक्सरसाइजेज बुक है ये किस बारे में है वो देख लेते हैं। फोकस करती है उमा पर। उमा कौन है, एक यंग अ गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उसकी जो है चाइल्ड मैरिज हो जाती है। वो एक्सप्लोर करती है, ये जो स्टोरी है वो एक्सप्लोर करती है उमाज जॉयज, सोरोज, एस्पिरेशंस। हर डिज़ायर फॉर एजुकेशन इन एन एरा वेयर गर्ल्स एजुकेशन वो सप्रेस्ड। उस ज़माने में गर्ल्स की एजुकेशन को जो है सप्रेस किया जाता था। बहुत ही कम लोग, बहुत ही चुनिंदा लड़कियां होती थी जिनको पढ़ने का मौका मिलता था, ठीक है। तो ये उसी सिचुएशन के बारे में है ये स्टोरी। हाईलाइट्स हर लाइफ एज अ चाइल्ड ब्राइड डिपिक्टिंग द स्ट्रगल्स एंड इनजस्टिसेस फेस्ड बाय यंग गर्ल्स इन ट्रेडिशनल सोसाइटी।
ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो चाइल्ड मैरिज का एक बोले तो उधर की साइड जो हो जाती है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में या फिर उस ज़माने में पूरे इंडिया में ही प्रेवलेंट थी, तो उन स्टोरीज़ को जो है डिपिक्ट करते हैं अपनी स्टोरीज़ में रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी का एटीट्यूड क्या रहा है चाइल्ड मैरिज के प्रति, चाइल्ड एजुकेशन के प्रति। उनके टाइम में गर्ल्स को जो है पढ़ने लिखने से जो है डिस्करेज किया जाता था। उनकी जो रीडिंग थी और जो राइटिंग थी वो डिस्करेज करी जाती थी उनकी फैमिली के द्वारा। नैरेटिव पर्सपेक्टिव एंड कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। Story is narrated from the viewpoint of Uma, young girl who desires education despite societal norms। अब देखो societal norms का क्या मतलब होता है, यानी कि जो सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं, जैसे कि गर्ल्स को डोमेस्टिक वर्क करना ही करना है, ठीक है, तो ये 200 साल पहले भी चलता आ रहा था, 100 साल पहले भी चलता आ रहा था, ये आज भी चलता आ रहा है। लेकिन पुराने टाइम पे जो है चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। आज की डेट में फिर भी रिलेटिवली आपको कम देखने को मिलेगा। हरियाणा, यूपी, इन स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाएगी, बट इतना कॉमन नहीं है। आई मीन उमा's फैमिली कंसीडर्स हर ट्रबलसम व्हेन शी स्टार्ट्स लर्निंग टू राइट। अब जो उमा थी वो बच्ची, वो पढ़ना लिखना सीखने लग गई, ठीक है, तो उसकी फैमिली को लगा कि हाँ अब जो है ये ट्रबलिंग हो जाएगा। उमा's अर्ली राइटिंग एक्सपीरियंसेस। शी स्क्रिबल्स बेंगोली नर्सिंग राइम वर्ड्स ऑन वॉल्स यूजिंग कोयल। अब जो बंगाली की जो नर्सरी राइम्स होती थी उनको वो जो है वॉल पर लिख दिया करती थी, ठीक है, और क्या लिखा करती थी, ब्लैक वाटर रेड फ्लावर और एवरी पेज ऑफ द नोवेल हरिदास सीक्रेट्स। कोई नोवेल होगी जिसका नाम था हरिदास सीक्रेट्स, तो उसके ऊपर वो ये 3 वर्ड लिख देती थी, राइट्स ब्लैक वाटर रेड फ्लावर हर पेज पे, ठीक है, और फैमिली एल्मेनक पर भी लिखा करती थी, और फादर्स की अपने पापा की जो अकाउंट बुक थी उस पर भी लिख दिया करती थी। अब कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रदर गोविंद लाल। उमा's ब्रदर गोविंद लाल राइट्स फॉर न्यूज़पेपर्स यूजिंग रेटरिक रादर देन डीप थॉट और लॉजिक। अब जो इनका ब्रदर होता है उमा का, उनका नाम होता है गोविंद लाल, वो एक न्यूज़पेपर के लिए जो है राइटिंग करता था। तो इन्होंने क्या करा, उसकी जो उमा जो है उनके एसेस पर जो है लिख देती है कुछ कुछ, जैसे वो पहले लिखा करती थी वही। तो फिर उनके ब्रदर को जब पता चलता है वो उसको पीटते हैं और उसकी जो राइटिंग के टूल्स होते हैं उनको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। अब कॉन्सिक्वेंस एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑन उमा को काफ़ी हर्ट फील होता है और ह्यूमिलिएटेड भी फील होता है, क्योंकि उसके जो ब्रदर का रिएक्शन होता है वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होता है, ठीक है, वो सोचती है कि जो पनिशमेंट उसको मिली वो अनजस्टिफाइड है, ठीक है, और उसके जो एक्शंस है वो इतने कुछ ख़राब नहीं थे। दिस समरी कैप्चर्स द अर्ली पार्ट ऑफ द स्टोरी हाईलाइटिंग उमा's डिज़ायर फॉर एजुकेशन एंड द फैमिली ओपोजिशन शी फेसेस। ये तो हुआ इसका अर्ली पार्ट स्टोरी का कि हाँ उसको पढ़ने का शौक़ था और उसकी फैमिली जो है अभी यहाँ तक उसको सपोर्ट नहीं करती। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सरसाइज बुक। अब गोविंद लाल जो था उमा का ब्रदर, वो उसको राइटिंग टूल्स को उसको वापस रिटर्न कर देता है और उसको एक न्यू एक्सरसाइज बुक जो है गिफ्ट करता है। अब वो काफ़ी क्रूशियल प्रूव होती है उस लड़की के लिए, क्योंकि वो उसमें अपने थॉट्स और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकती है। एब्रप्ट एंड टू फ्रीडम। अब जो वो करना चाहती थी उसको करने को मिल रहा था, वो पढ़ना चाहती थी वो पढ़ रही थी। अब उसकी फ्रीडम को कैसे ख़त्म कर दिया जाता है कि जब उसके सामने उसको ये बोला जाता है कि हाँ उसकी शादी होगी अब, ठीक है। अब वो सिर्फ 9 साल की थी और उसकी शादी एक प्यारे मोहन नाम के लड़के से हो जाती है जो कि उसकी भाई का दोस्त होता है। अब चाइल्ड मैरिज एंड सोशल कंटेक्स्ट। चाइल्ड मैरिज was prevalent and considered a social evil during that period in India। उस टाइम पे जो है चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट थी और एक सोशल इविल नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अब उमा रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम हर मदर एंड ब्रदर टू रिफ्रेन फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग आफ्टर मैरिज हाईलाइटिंग
सोसाइटल जेंडर बायसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फैमिली लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी। अब उसके जो ब्रदर होता है और उसकी मदर होती है वो उमा को समझाती है कि देखो तुम शादी के बाद में अपनी जो पढ़ाई है इसको कंटिन्यू मत रखना, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल लिटरेसी और जो फीमेल एजुकेशन है उसको सपोर्ट नहीं करा जाता। अब इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ मैरिज, Uma's heart is filled with fear and apprehension as she leaves her parents' house to join her husband's family। अब उमा की शादी हो जाती है तो फिर उमा को काफ़ी डर होता है कि हाँ उसकी फैमिली, नेक्स्ट फैमिली जो होगी उसके हस्बैंड की फैमिली वो कैसी होगी, ठीक है। अब जो उसका ट्रस्टेड सर्वेंट है, जाशी नाम होता है जिसका, वो अकम्पनीज हर इनिशियली टू हेल्प हर सेटल इन द न्यू इन्वायरमेंट। अब वो उसके साथ में एक सर्वेंट भेज देते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में पहले सेटल हो जाए। सीक्रेट राइटिंग एंड इमोशनल टर्मोइल, After Jashi leaves, Uma shuts herself in her room and pours out her emotions in her exercise book। जब जाशी चली जाती है तो वो अपने सारे इमोशंस जो है अपनी उस बुक में लिख देती है, जैसे कि हम डायरी राइटिंग करते हैं ना, तो वैसे ही वो अपने सारे इमोशंस, वो सारी बातें वो उसमें लिख देती है। दिस एक्ट रिवील्स द फॉरबिडन नेचर ऑफ लिटरेसी फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स इमोशनल अनप्रिपेयर्डनेस फॉर मैरिज। अब ये जो बात है कि वो डायरी में सब कुछ लिख रही है, ये बताता है कि वो कितनी अनप्रिपेयर्ड थी अपनी शादी के टाइम पे, ठीक है। और उस टाइम पे जो है लिखना जो है कितना मना था कि उसने रूम बंद करके और फिर उस राइटिंग को लिखा। टैगोर्स सोशल क्रिटिक, थ्रू उमा's पर्सपेक्टिव टैगोर हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स एंड क्रिटिसाइजेस सोशल इविल ऑफ द चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि ये सही है या गलत है, इस चीज़ को जो है टैगोर जी ने उमा की स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करी। ही एम्स टू ब्रिंग अटेंशन टू दिस इशू, एडवोकेट्स फॉर सोशल रिफॉर्म। इमोशनल ट्रिगर, Uma, emotionally moved by a beggar woman singing an Agamani song, feels homesick and compelled to write in her exercise book after a long hiatus। अब जो है एक उमा जो है एक भिखारन को गाना गाते हुए सुनती है जिसका नाम होता है, गाने का नाम होता है अगमानी सॉन्ग। तो वो काफ़ी होमसिक फील करती है उस टाइम पे, ठीक है। और अब वो अपनी जो एक्सरसाइज बुक है उसमें लिखती है वो सारा जो उसके सॉन्ग वो सुनती है वही चीज़। अब सिम्बोलिज्म ऑफ अगमानी सॉन्ग, द अगमानी सॉन्ग सिम्बलाइजेज उमाज लॉन्गिंग टू बी विद हर मदर, पैरेललिंग द माइथोलॉजिकल रीयूनियन ऑफ गॉडेस दुर्गा विद हर मदर। अब जो अगमानी सॉन्ग है ये क्या सिम्बलाइज करता है कि जो दुर्गा थी, जब उनकी जो माता दुर्गा थी, उनका जब उनकी माता से जो है रीयूनियन होता है तो वो उसी सॉन्ग को अगमानी के थ्रू जो है पेश किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद सीक्रेसी एंड डिस्कवरी, उमा कॉल्स द बेगर वुमन टू हर रूम सीक्रेटली टू राइट डाउन द सॉन्ग लिरिक्स इन हर एक्सरसाइज बुक। अब उमा जो है उस भिखारन को सीक्रेटली अपने रूम में बुला लेती है ताकि वो उससे लिरिक्स पूछ के जो है उस किताब में लिख सके। अब उसके एफ़र्ट्स के बावजूद भी है जो है वो उसको हिडन रखने के पूरे एफ़र्ट्स लगाती है, बट फिर भी उसकी जो सिस्टर्स इन लॉ है वो ऑब्ज़र्व कर लेती है उसके एक्शंस को डोर्स क्रैक से, ठीक है, और प्यारे मोहन को बता देती है जो कि उसका पति होता है। अब उसका पति और उसकी ननद को पता चल जाता है। तो राइटिंग इन द एक्सरसाइज बुक इज सीन एज अ ग्रेव ऑफेंस बाय द कम्युनिटी एंड इज टेकन सीरियसली बाय प्यारे मोहन। ह्यूमिलिएशन एंड मोकरी, अब प्यारे मोहन क्या करता है, उमा को मोक करता है। कैसे, जो भी उसने लिखा था उसको तेज तेज के पढ़ के सुनाता है, ठीक है, और जो उसकी सिस्टर्स होती है वो हंसती है, ठीक है। फर्दर एनफोर्सिंग द सोसाइटल नॉर्म्स अगेंस्ट फीमेल लिटरेसी एंड पर्सनल एक्सप्रेशन, जेंडर बायस इन एजुकेशन, उमा अ गर्ल चाइल्ड इन टैगोर्स स्टोरी फेसेस सोसाइटल ऑपरेशन डिनाइंग हर एजुकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कंट्रास्टिंग विद हर ब्रदर गोविंद लाल हु एंजॉयस अपॉर्चुनिटीज फॉर राइटिंग एंड पब्लिक अक्लेम। Symbolism of the exercise book, the exercise book symbolize Uma's suppressed desire for education, personal expression। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो द एक्सरसाइज बुक है ये क्या सिम्बलाइज़ करती है कि उमा को अपने पर्सनल जो एक्सप्रेशन है वो उसका राइट नहीं था, ठीक है। वो उसके मन में क्या बीत रहा है उस टाइम पे उसको कोई भी ध्यान नहीं देता था। आज की डेट में लड़कियां इतनी निगलेक्टेड नहीं है, पर हाँ उस टाइम पे बहुत निगलेक्टेड थी और उनकी एजुकेशन भी बहुत निगलेक्टेड थी। सर्विंग एज अ क्लैंडस्टाइन आउटलेट फॉर हर थॉट्स एंड इमोशंस। Impact of patriarchal society, Tagore critiques the patriarchal norms of late 19th and 20th century Bengal, where women like Uma were relegated to domestic roles, denied education, silenced।
अब जो है 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की जो विमेंस की कंडीशंस थी बंगाल में, उसको जो है हाईलाइट करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, कि वो ये बताते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन को निगलेक्ट कराया जाता था, गर्ल्स जब बोलना चाहती थी तो उनको साइलेंस करा दिया जाता था, और उनको जो है लिमिट कर दिया जाता था डोमेस्टिक रोल्स तक ही, कि वो घर पे रहे, घर का काम करें। कंपैरिजन विद वर्जीनिया वुल्फ्स एसे, both Tagore's The Exercise Book and Woolf's Shakespeare's Sister highlight the stifling effects of a male-dominated society on women's creativity, education and self-expression. Social reform advocacy. अब ये जो कंपैरिजन किया है वर्जीनिया के वुल्फ्स ऐसे से, इनमें दोनों में ही जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को इक्वलेंट बताया गया है। ठीक है, कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है विमेंस की क्रिएटिविटी को जो है कर्ब कर देती है, उसकी एजुकेशन को कर्ब कर देती है, और उसके सेल्फ एक्सप्रेशन को बाहर नहीं आने देती। ठीक है, सोशल रिफॉर्म एडवोकेसी। टैगोर जो है वो, टैगोर जी जो है वो सोशल रिफॉर्म के प्रति जो है एडवोकेट करते हैं, उसको चाहते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स आए, गर्ल्स की विमेन की जो है सिचुएशन जो है उसमें सुधार आए, स्पेशली एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी, कि हाँ मैन और वीमेन को दोनों को इक्वली माना जाए। फिर नैरेटिव पर्सपेक्टिव, द स्टोरी इज नरेटेड फ्रॉम उमा's व्यू पॉइंट, शोकेसिंग हर इमोशनल टर्मोइल, एस्पिरेशंस फॉर लर्निंग एंड द सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड अपॉन हर। अब जो उसके ऊपर सोसाइटल नॉर्म्स थोप दिए गए हैं लड़कियों के ऊपर, कि हाँ तुम्हें घर पे रहना है, तुम्हें कम पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद में तुम्हें घर का डबल बर्डन है, कि हाँ आप घर का काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो शोकेस करते हैं अब उमा के व्यू पॉइंट से। ये जो सिचुएशन है ये आज की है, लेकिन 100 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। पहले के टाइम पे एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाँ सारा डोमेस्टिक वर्क जो था वो बिल्कुल सारा विमेन को ही असाइन था। क्रिटिक ऑफ मेल प्रिविलेज, Tagore contrasts Uma's intellectual potential and creativity with the mediocrity of men like Gobind Lal and Pyare Mohan, who benefit from societal privileges despite their lack of deep thought or logic. यहाँ पे एक बात मैंने नहीं लिख पाई जो थी कि हाँ प्यारे मोहन जो है वो उसको कभी भी उसकी बुक वापस नहीं करता, जो उसने बुक उससे ले ली थी उमा की, तो वो उसको कभी भी वापस नहीं करता, और बल्कि खुद एक राइटिंग में जो है लिखना स्टार्ट कर देता है एक बुक में। ठीक है, तो अब वो उसमें क्या लिखता होगा, अब वो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर तो था नहीं, कोई डोमेस्टिक वर्क नहीं, बाहर ही कमाता था, बाहर कमाने का कोई वो थोड़ी होता है, तो मतलब फिर भी वो एक प्रोडक्टिव काम कर रही थी, कि हाँ वो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन कर रही थी, उसको उस तक का राइट नहीं दिया गया, और वो उसने उसकी बुक छीन ली। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है जो कि गलत लगी। Cultural context. Despite different cultural settings, both Tagore and Woolf illuminate universal themes of gender inequality and societal restrictions on women's rights and aspirations. अब ये जो वुल्फ्स की जो बुक थी, तो ये और बोथ टैगोर जी और वुल्फ, इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों ही सोसाइटी को एज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बताते हैं और विमेन को जो है थोड़ा सा निगलेक्टेड बताते हैं। बट यू नो वो जो है ना वुल्फ का जो है वो है 17th और 18th सेंचुरी का लिटरेचर, और ये जो है ना टैगोर जी का ये है 19th और 20th का। तो अब जब इतना वेरिएशन आ जाता है 100 साल का, 200 साल का, अब आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो चेंज आना स्टार्ट हुआ वो हमसे कम से कम भी 200 साल पहले आना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए वो आज की डेट में हमसे ज़्यादा थोड़े से मैं बोलूँगी मॉडरेट है। ठीक है, सो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे।